यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में एक डेरिवेशन देखेंगे। इसके पहले की 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। गॉस के प्रमेय के अंतर्गत यानी दूसरा जो लेसन था हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग अभी तक क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, घन कोण क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है और उसका निगमन कैसे होगा, इसके बारे में हम पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। किस तरीके से इसका डेरिवेशन था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इस तरीके के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को डेरिवेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लें कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आप देख सकते हैं Q है तो इसका मात्रक यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर होगा। तो ये हो गया आपका आवेश का रेखीय घनत्व। इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई एक L लंबाई का कोई तार है, इस पर Q आवेश इस पे हैं, कुल मिलाकर के इस पे जो आवेश होंगे वो मान लेते हैं Q इस पे वितरित है एक समान रूप से। तो इसका आवेश का जो रेखीय घनत्व होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर Q/L, यानी रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से निरूपित करते हैं। चूंकि अभी हम अगले वीडियो में भी जब देखेंगे तो उसमें एक आएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं आवेश के रेखीय घनत्व पे, तो इसी समय हम देख लें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो जहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है बस इसको चेंज करना है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो आवेश का रेखीय घनत्व के लिए यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी ये रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होगा और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो देखिए यहाँ रेखीय की जगह पर हमें पृष्ठ लिख देना है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ये आपका देखिए क्या लिखा जाएगा, यदि कोई आवेश Q लंबाई न लिख करके यहाँ पे मुझे इसकी जगह पर लिखना होगा पृष्ठ A, पृष्ठ A की एक किसी पृष्ठ पर यानी लंबाई L की जगह पर पृष्ठ A और रेखा की जगह पर पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई की जगह पर पृष्ठ, तो प्रति एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ यहाँ पे लिख देना होगा आपको पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे यहाँ पे लैम्डा से निरूपित करते थे, यहाँ पे मुझे सिग्मा से निरूपित करना है। इस तरीके से इसको हम छोटा सिग्मा पढ़ते हैं। आप जानते हैं सिग्मा 2 प्रकार का होता है। एक सिग्मा आपका इस तरीके का भी बनता है, ये सिग्मा ये योग का सिग्मा होता है और एक सिग्मा ये बनता है। ये सिग्मा यहाँ पे लिखा जाएगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, कैपिटल ए फॉर एरिया यहाँ होगा। इसका मात्रक कूलाम प्रति, चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप आवेश का क्या कहते हैं डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आवेश का आयतन घनत्व की बात आएगी तो उसी तरीके से जहाँ हमें पृष्ठ की बात कर रहे थे वहाँ पे आयतन की बात करेंगे, ये हो जाएगा। तो आपका आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ पे है क्या, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है। कैसे, वो भी गॉस के प्रमेय से। देखिए हमने एक यहाँ पे तार लिया हुआ है, अनंत लंबाई का तार है। माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक हमने तार ले लिया अनंत लंबाई का। इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर लिया गया है, कोई बिंदु जो कि P है, यहाँ पे बिंदु एक ले लिया गया है P
P है, इस P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई को समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। चूंकि तार आप जानते हैं बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है, इसीलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P ये यहाँ पे है, इससे गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जो कि इसी के समक्ष हो। जो तार रखा हुआ सीधा तार, उसी के समक्ष एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं L लंबाई का। पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर एवं क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, किसी पृष्ठ, जिसे आप देख रहे हैं ये पेपर है, तो इसका जो लंबवत इस तरीके से होगा सीधा एकदम, उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल वेक्टर ए, जिस तरीके से हमने पहले वीडियो में बात किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर है dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में यहाँ पे होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स आपका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है, तो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा, क्योंकि जानते हैं A वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, यानी E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का जो कोण होता है उसे यहाँ पे हमने थीटा लिखा है। चूंकि थीटा बराबर यहाँ पे 0 अंश होगा, दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 होगा, तो E dA cos थीटा, तो E dA हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। इस तरीके से d फाई बराबर E dA आपको मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है, इस पर धनावेश हमने रखा है, ये गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार है, यहाँ पे एक बिंदु P लिया गया है, इस पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा E वेक्टर इस दिशा में होगा पृष्ठ के लंबवत, और क्षेत्रफल वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत ही होता है, दोनों की दिशा यहाँ समान हो जाएगी। ये आपका जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी लंबाई L है। अगर हम इसके दोनों सिरों, जो बेलनाकार पृष्ठ इसके दोनों सिरों की बात करेंगे, तो आपका E वेक्टर तो आपका जो है वैद्युत क्षेत्र वो आपका इसके लंबवत होगा, और जो dA वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इसके ऊपर की ओर हो जाएगा, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो आपका 90 अंश बनेगा। इसी तरीके से अगर नीचे यहाँ पर कोई अवयव लेते हैं यहाँ पे, तो E वेक्टर आपका इधर रहेगा, D वेक्टर आपका नीचे रहेगा, दोनों के बीच का कोण 90 अंश होगा, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या करना है इसमें। तो अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ जो हमारा उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे इसको, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए और E dA, क्योंकि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर का मतलब है आपका E dA। E आपका बाहर हो गया, अब dA बचा हुआ है, यानी कि ये dA जो दिया हुआ है पूरे पृष्ठ के एरिया की बात कर रहे हैं। तो पूरे पृष्ठ का जो अगर बात कर लें, तो बेलन का जो पृष्ठ होता है वो आप जानते हैं कि 2 पाई RH होता है, लेकिन यहाँ पे जो लंबाई ली जाती है या लंबाई ली गई है इसमें, वो आपकी H नहीं बल्कि L लिखा गया है, तो ये आपका 2 पाई RL हो जाएगा, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्लोज सरफेस इंटीग्रल यहाँ दिया हुआ है कि dA बराबर 2 पाई RL, तो 2 पाई RL हो गया E। इस पृष्ठ के समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? क्योंकि सिरों पर E वेक्टर तथा dA वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर 0 होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो होता है E dA cos थीटा, थीटा की जगह पर 90 अंश, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अतः आगे हम देखते हैं इसमें कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर केवल E 2 पाई RL हो जाएगा, जो आपका यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपका दूसरा जो पृष्ठ पे बनेगा ऊपर नीचे सिरे पर वो आपका 0 होगा वैद्युत फ्लक्स, तो उसको हमें अगर ऐड भी करते हैं इसमें तो वो आपका इतना ही रहेगा। परंतु गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं। तो समीकरण 1 और 2 से E 2 पाई RL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो E बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 दिया ही है, 2 पाई RL आपका बटे में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको 4 बना लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग कर लिया हमने, 2 से गुणा किया तो 2, और लैम्डा बराबर, चूंकि अभी डेफिनेशन में हमने देखा कि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, तो Q अपॉन L लिख देंगे यहाँ पे। लैम्डा की जगह पर अगर लिखेंगे यहाँ पर देखिए Q अपॉन L ये दिया हुआ है, इसकी जगह पर लैम्डा लिख देंगे, और ये L आपका कैंसिल हो जाएगा, उस तरीके से लैम्डा बन जाएगा, अपॉन R हो जाएगा। और हमारा जो डेरिवेशन होगा यहाँ पे कि E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन, और अंत में फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके या आप इसको स्लो करके आप इसको नोट्स बना लेंगे इसका अच्छे से।
अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायग्राम बना लेंगे आप, और इस तरीके से इसमें जो लिखा हुआ है पूरा डेफिनेशन है और डेरिवेशन है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें इसको तैयार भी करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करेंगे आप लोग। अगर पूछा जाए इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो आप इसका मात्रक भी आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि E बराबर होता है F/Q0 यानी कि बल और बटे आवेश, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगर आप यहाँ के फार्मूला जो लास्ट में मिला हुआ था हमें E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, इसमें अगर ε0 का मात्रक आप जानते हैं और लैम्डा का मात्रक पता है और r का मात्रक पता है, तो आप इसमें E का मात्रक कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपको आना चाहिए। धन्यवाद।